मैं श्रीकांत नामदेव एक बार फिर आपकी समक्ष उपस्थित हूँ। एम ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी स्टूडेंट का हार्दिक स्वागत करता हूँ। और सब लोग जो नए स्टूडेंट्स हैं ये ध्यान रखें कि चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर अवश्य करें। आज का जो अपना नया टॉपिक लेकर आया हूँ मैं, वो है साउंड वेव्स, यानी ध्वनि क्या है। देखते हैं ध्वनि। डेफिनीशन ध्वनि क्या है। ध्वनि एक नॉर्मल सा शब्द है। ध्वनि मनुष्यों में, जो मनुष्य होते हैं, मनुष्य के कानों को सुनाई देती है ध्वनि। जीव जंतुओं में भी होती है, जानवरों में भी होती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या है। तो ध्वनि एक प्रकार का कंपन या विक्षोभ है। देखते हैं इसकी डेफिनेशन। ध्वनि एक प्रकार का कंपन या विक्षोभ है। कंपन या विक्षोभ है, यानी साउंड एक प्रकार का कंपन या विक्षोभ है जो किसी ठोस द्रव, जो किसी सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। ध्वनि एक प्रकार का कंपन या विक्षोभ है जो किसी ठोस, द्रव और गैस से होकर संचारित होती है, से होकर प्रोपागेट होती है या संचारित होती है, संचारित होती है। देखते हैं, ध्वनि एक प्रकार का कंपन या विक्षोभ है जो किसी सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस से होकर प्रोपागेट होती है, यानी संचारित होती है, किंतु मुख्य रूप से उन कंपनों को ही ध्वनि कहते हैं। उन कंपनों को ही ध्वनि कहते हैं जो हमें कानों से सुनाई देती है, कानों से सुनाई देती है। ये साउंड क्या है या ध्वनि क्या है, तो देखते हैं। इसकी डेफिनेशन हो जाएगी, ध्वनि एक प्रकार का कंपन या विक्षोभ है जो किसी ठोस, द्रव या गैस से होकर संचारित होती है, किंतु मुख्य रूप से उन कंपनों को ही हम साउंड वेव्स कहेंगे, साउंड कहेंगे, जो हमें कानों से सुनाई देती है। जो हमें कानों से सुनाई देती है वो क्या है, साउंड है। ठीक है, तो ध्वनि यानी आवाज। टाइप्स ऑफ साउंड देखते हैं। टाइप्स ऑफ साउंड यानी ध्वनि के प्रकार, ध्वनि के प्रकार। ध्वनि मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती है? ध्वनि मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है। ध्वनि मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है। पहला, अवश्रव्य तरंग। दूसरा हो जाएगा आप लोगों का श्रव्य तरंगे। और तीसरा हो जाएगा पराश्रव्य तरंगे। बहुत महत्वपूर्ण है ये। अवश्रव्य तरंगे क्या हैं, श्रव्य तरंगे क्या हैं, पराश्रव्य तरंगे क्या हैं। यानी टाइप्स ऑफ साउंड, ध्वनि के प्रकार कौन कौन से हैं? अवश्रव्य तरंगे, इनको क्या कहते हैं हम? इंफ्रासोनिक वेव्स भी कहते हैं। इंफ्रासोनिक वेव्स यानी कि अवश्रव्य तरंगे।
श्रव्य तरंगें कहते ऑडियो वेव्स, ऑडियोबल वेव्स, वेव्स। और ये हो जाएगा पराश्रव्य तरंगों को हम कहते हैं अल्ट्रासोनिक वेव्स, अल्ट्रासोनिक वेव्स। तो सबसे पहले ध्वनि एक प्रकार का कंपन या विक्षोभ है जो किसी ठोस, द्रव या गैस से होकर संचारित होती है, किंतु मुख्य रूप से उन कंपनों को ही ध्वनि कहते हैं जो मानव के कान से सुनाई पड़ती हैं। तो ये क्या हो जाएगा, साउंड हो जाएगा। टाइप्स ऑफ साउंड क्या है, तो टाइप्स ऑफ यानी ध्वनि के प्रकार कितने होते हैं, तो ध्वनि जो है तीन प्रकार की होती है, इंफ्रासोनिक वेव्स, ऑडियोबल वेव्स और अल्ट्रासोनिक वेव्स। वेव्स तो अवश्रव्य तरंगें कहेंगे, श्रव्य तरंगें कहेंगे, पराश्रव्य तरंगें कहेंगे। अब 20 हर्ट्ज से नीचे की आवृत्ति वाली तरंगों को अवश्रव्य तरंगें कहते हैं। 20 हर्ट्ज से नीचे वाली वेव्स को 20 हर्ट्ज से नीचे वाली वेव्स को अवश्रव्य तरंगें कहते हैं। ये तरंगें ऐसी होती हैं कि इन तरंगों को मनुष्य नहीं सुन सकता, बहुत ही कम फ्रिक्वेंसी होती है इनकी, 20 हर्ट्ज से नीचे फ्रिक्वेंसी होती है इनकी। तो अवश्रव्य तरंगें क्या हैं, जिनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से नीचे होती है, तो ऐसी तरंगों को हम कहते हैं अवश्रव्य तरंगें। इन तरंगों को बहुत ही बड़े आकार के स्रोतों से सुना जा सकता है, बहुत ही बड़े आकार के स्रोतों से सुना जा सकता है, लेकिन हमारा जो कान है वो जो है अवश्रव्य तरंगों को नहीं सुन सकता है। देखते हैं ऑडियोबल वेव्स, श्रव्य तरंगें क्या हैं, तो श्रव्य तरंगें 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज की आवृत्ति वाली, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी वाली वेव्स को क्या कहते हैं हम, श्रव्य तरंगें या ऑडियोबल वेव्स कहते हैं। इन तरंगों को हमारा कान सुन सकता है, इन तरंगों को हमारा कान नहीं सुन सकता, लेकिन इन तरंगों को हमारा कान सुन सकता है। फ्रिक्वेंसी इसकी बहुत महत्वपूर्ण है। एग्जाम में या किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा इन तीनों में से, और सबसे महत्वपूर्ण है फर्स्ट और थर्ड। पराश्रव्य तरंग भी बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसको मैं बहुत अच्छे तरीके से बताऊंगा अल्ट्रासोनिक वेव्स क्या कहलाती हैं। तो 20 हर्ट्ज से नीचे की आवृत्ति वाली तरंगों को अवश्रव्य तरंगें कहते हैं। 20 इसको हमारा कान नहीं सुन सकता, बहुत बड़े आकार के स्रोतों द्वारा ही अवश्रव्य तरंगों को सुना जा सकता है। और श्रव्य तरंगें ऑडियोबल वेव्स क्या है, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी वाली वेव्स को हम कहते हैं श्रव्य तरंगें। इन तरंगों को हमारा कान आसानी से सुन सकता है। थर्ड देखते हैं अल्ट्रासोनिक वेव्स क्या है, तो अल्ट्रासोनिक वेव्स 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की फ्रिक्वेंसी वाली, 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की फ्रिक्वेंसी वाली वेव्स को हम कहते हैं अल्ट्रासोनिक वेव्स कहते हैं। इसको भी हमारा कान नहीं सुन सकता, परंतु इससे जो है कुछ जानवर जैसे कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़ आदि इसे आसानी से सुन सकते हैं। पराश्रव्य तरंगों को भी हमारा कान नहीं सुन सकता है, किंतु इससे जो है यानी हमारा कान इसको नहीं सुन सकता है, इसको सिर्फ जो है कुछ जो जानवर हैं जैसे कुत्ता है, डॉग्स हो गया, कैट हो गया और जो है चमगादड़ हो गई, तो इनको जो है पराश्रव्य तरंगों की सहायता से सुना जा सकता है। इनको जो है सुन सकते हैं कौन कौन, कुत्ता है जैसे, बिल्ली है, चमगादड़ है, इन तरंगों को जो है सुन सकते हैं, लेकिन हमारा कान इसको नहीं सुन सकता है। तो
जो मानव का जो है कान है वो अश्रव्य तरंगों को नहीं सुन सकता, पराश्रव्य तरंगों को नहीं सुन सकता, सिर्फ किनको सुन सकता है? श्रव्य तरंगों को। किनको सुन सकता है? श्रव्य तरंगों को। और अपने जो है कॉपी और पेन उठा के इनको जो है लिख लीजिएगा कि इनकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, इन तीनों की, बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक ना एक क्वेश्चन इससे पूछा जाएगा कि 20 हर्ट्ज से नीचे की वेव्स होती हैं, 20 हर्ट्ज से नीचे की फ्रीक्वेंसी वाली जो वेव्स होती हैं वे अश्रव्य तरंगें कहलाती हैं। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी वाली तरंगों को श्रव्य तरंगें कहते हैं, और 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की फ्रीक्वेंसी वाली तरंगों को पराश्रव्य अल्ट्रासोनिक वेव्स कहते हैं। अश्रव्य तरंगों को हमारा कान नहीं सुन सकता है, श्रव्य तरंगों को हमारा कान सुन सकता है, पराश्रव्य तरंगों को हमारा कान नहीं सुन सकता। परंतु इससे जो है कुछ जानवर जो है इतनी फ्रीक्वेंसी को जो है सुन सकते हैं। कौन कौन? जैसे कुत्ता है, बिल्ली है, चमगादड़। चमगादड़ बहुत पूछा जाता है कि चमगादड़ को कौन सी फ्रीक्वेंसी की तरंगें सुनाई देती हैं, तो अल्ट्रासोनिक वेव्स। इसका सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अल्ट्रासोनिक वेव्स सुन सकते हैं। अब देखते हैं हम पराश्रव्य तरंगों की यूज क्या है, ये बताऊंगा मैं। पराश्रव्य तरंगों की यूज बहुत महत्वपूर्ण है, किस किस चीज में इनका उपयोग किया जाता है। तो देखते हैं पराश्रव्य तरंगों के उपयोग क्या हैं। अल्ट्रासोनिक वेव्स से एक क्वेश्चन पूछा जाता, अवश्य ही पूछा जाता है। पराश्रव्य तरंगों के उपयोग क्या हैं? पराश्रव्य तरंगों के उपयोग। फर्स्ट देखते हैं हम इसका उपयोग किस चीज में किया जाता है। समुद्र की गहराई का पता लगाने में, समुद्र की गहराई का पता लगाने में अल्ट्रासोनिक वेव्स का उपयोग किया जाता है, उपयोग किया जाता है। तो इसका उपयोग क्या हो गया? पराश्रव्य तरंगों के उपयोग से भी क्वेश्चन बनता है, बहुत ही महत्वपूर्ण इसके उपयोग। समुद्र की गहराई का पता लगाने में अल्ट्रासोनिक वेव्स का उपयोग किया जाता है, यानी पराश्रव्य तरंगों का उपयोग किया जाता है। कीमती कपड़ों, वायुयान तथा घड़ियों के पुर्जों को साफ करने में इसका उपयोग किया जाता है। दूसरा है कीमती कपड़ों, घड़ी के पुर्जों तथा वायुयान को साफ करने में इसका उपयोग किया जाता है, करने में। तीसरा इसका उपयोग हो जाएगा संकेत देने में भी अल्ट्रासोनिक वेव्स का उपयोग किया जाता है। दूध के अंदर के हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करने में। चौथा हो जाएगा दूध के अंदर हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करने में, यानी दूध के अंदर जो जीवाणु होते हैं, हानिकारक जीवाणु जो होते हैं, उनको नष्ट करने में भी पराश्रव्य तरंगों का उपयोग किया जाता है। गठिया रोग के उपचार में, गठिया रोग होता है जो जैसे मनुष्य के जो जोड़ होते हैं उनको दर्द करने में दूध के अंदर हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करने में भी जो है इसका उपयोग किया जाता है। गठिया रोग में जो मनुष्य के जो जोड़ होते हैं, गांठ हैं, जैसे हमारे पैरों में जो घुटने होते हैं दर्द करने लगते हैं, या जो हमारी
जो हमारे जो है गांठ है, पीठ जो पीठ होती है, इसमें जो है जैसे रीढ़ की हड्डी होती है, ये दर्द कर रही है, या जो है हमारी कोहनी दर्द कर रही है, तो इसका जो है इसके उपचार में भी पराश्रव्य तरंगों का उपयोग किया जाता है। अगला है मनुष्य के मस्तिष्क में ट्यूमर का पता लगाने में मनुष्य के मस्तिष्क में ट्यूमर का पता लगाने में भी अल्ट्रासोनिक वेव्स का उपयोग किया जाता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसकी यूज देख लो एक बार और सब लोग। समुद्र की गहराई का पता लगाने में अल्ट्रासोनिक वेव्स का यूज किया जाता है। कीमती कपड़ों, घड़ी के पुर्जों, वायुयान को साफ करने में भी जो है पराश्रव्य तरंगों का उपयोग किया जाता है। संकेत देने में, दूध के अंदर हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करने में भी जो है अल्ट्रासोनिक वेव्स का उपयोग किया जाता है। गठिया रोग के उपचार में अल्ट्रासोनिक वेव्स का यूज किया जाता है। मनुष्य के मस्तिष्क में ट्यूमर का पता लगाने में भी अल्ट्रासोनिक वेव्स का उपयोग किया जाता है। अब हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड, ध्वनि के लक्षण। तो ध्वनि के मुख्य रूप से 3 लक्षण होते हैं। ध्वनि के मुख्य रूप से 3 लक्षण होते हैं। पहले को कहते प्रबलता, दूसरा कहलाता आपका जो है तारत्व और तीसरा होता गुणता। कैरेक्टर ऑफ साउंड, ध्वनि के लक्षण कौन कौन से होते? प्रबलता, तारत्व और गुणता। अब प्रबलता क्या होता? इसके कारण कोई ध्वनि तेज या मंद सुनाई देती है। इसके कारण क्या होता? कोई ध्वनि हमें तेज या मंद सुनाई देती है। प्रबलता के कारण क्या होता? कोई भी ध्वनि हमें तेज या कोई ध्वनि हमें तेज या मंद सुनाई देती है। तारत्व क्या है? तारत्व के कारण ध्वनि मोटी या पतली हो जाती है। तारत्व ध्वनि का वह लक्षण है जिससे ध्वनि को मोटी या पतली कहा जाता है। जिससे ध्वनि को मोटी या पतली कहा जाता है। यानी ध्वनि के लक्षण कौन कौन से होते? प्रबलता, तारत्व और गुणता। कोई ध्वनि हमें तेज या मंद सुनाई देती है प्रबलता के कारण। तारत्व क्या है? तारत्व ध्वनि का वह लक्षण है जिससे ध्वनि को मोटी या पतली कहा जाता है। और गुणता क्या है? ध्वनि का वह लक्षण जिसके कारण हमें समान प्रबलता तथा सामान्य तारत्व की ध्वनियों में अंतर प्रतीत होता है। प्रबलता और तारत्व में, प्रबलता व तारत्व की ध्वनियों के अंतर को गुणता कहा जाता है। तो कैरेक्टर ऑफ साउंड, ध्वनि के लक्षण कौन कौन से होते? प्रबलता, तारत्व और गुणता। प्रबलता के कारण हमें ध्वनि तेज या मंद सुनाई देती है। तारत्व के कारण ध्वनि पतली और मोटी सुनाई देती है। और गुणता क्या है? प्रबलता व तारत्व की ध्वनियों के अंतर को हम गुणता कहते हैं।
ये तो ये है इसके लक्षण। ध्वनि क्या है, ध्वनि तरंगें कौन कौन सी होती हैं, तो कौन कौन सी होती हैं, 3 अवश्रव्य तरंगें, श्रव्य तरंगें और पराश्रव्य तरंगें। अवश्रव्य तरंगों की यह फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, 20 हर्ट्ज से नीचे की फ्रीक्वेंसी को हम कहते हैं अवश्रव्य तरंगें कहते हैं। ये तरंगें, इन तरंगों को हमारा कान नहीं सुन सकता है। श्रव्य तरंगें क्या होती हैं, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी को हम श्रव्य तरंगें कहते हैं। इन तरंगों को हमारा कान आसानी से सुन सकता है। पराश्रव्य तरंगें क्या हैं, 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की फ्रीक्वेंसी को हम जो है क्या कहते हैं, अल्ट्रासोनिक वेव्स कहते हैं, पराश्रव्य तरंगें कहते हैं। इन तरंगों को भी हमारा कान आसानी से नहीं सुन सकता है, परंतु कुछ जानवर जैसे कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़ आदि वगैरह जो है इस फ्रिक्वेंसी की तरंगों को आसानी से सुन सकते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है इनकी फ्रिक्वेंसी, और हमारा कान कितनी फ्रिक्वेंसी तक को सुन सकता है, तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की सिर्फ फ्रिक्वेंसी को हमारा कान आसानी से सुन सकता है, और 20 हर्ट्ज से नीचे की फ्रिक्वेंसी को हमारा कान नहीं सुन सकता, और 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की फ्रिक्वेंसी को भी हमारा कान नहीं सुन सकता, क्योंकि वो फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा हो जाएगी 20,000 हर्ट्ज से, और 20 हर्ट्ज से नीचे की फ्रिक्वेंसी बहुत कम हो जाएगी। लेकिन जो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की जो फ्रिक्वेंसी है वो नॉर्मल फ्रिक्वेंसी होती है, और हमारा कान आसानी से उसे सुन सकता है। तो ये है करेक्टर ऑफ साउंड क्या है, तो करेक्टर ऑफ साउंड क्या है, 3 होते हैं। कौन कौन से, सबसे पहले होता प्रबलता, दूसरा होता तारत्व, और तीसरा होता है गुणता। तो प्रबलता क्या है, ऐसी ध्वनि, प्रबलता क्या कहलाएगी, ऐसी ध्वनि जो तेज या मंद होती है, यानी हमें जो है तेज या मंद तरीके से हम सुन सकते हैं, वो कहलाएगी हमारी प्रबलता। तारत्व क्या है, तारत्व जो है, तारत्व के कारण ध्वनि कैसी होती है, पतली या मोटी हो जाती है। और तारत्व और प्रबलता के अंतर, फ्रिक्वेंसी में जो अंतर बताती है वो क्या कहलाती है, उसका गुण हो जाएगा, यानी गुणता कहलाएगी। तो ये है, तो ये क्या है, साउंड। साउंड बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। पराश्रव्य तरंगों की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान दें, इससे क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट और पूछा जाता है, कई बार एग्जाम्स में मैंने देखा है, और आसानी से पूछा जाता है। सबसे ज़्यादा आप देखते हैं, हम सबसे ज़्यादा ध्वनि किन में होती है, पॉइंट बना सकते हैं इसका आप। सबसे पहले सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, पॉइंट हो जाएगा कि सबसे अधिक ध्वनि किन में होती है, ठोसों में होती है कि द्रवों में होती है कि गैस में होती है। तो सबसे ज़्यादा ध्वनि जो है ठोसों में होती है, जिसकी प्रत्यास्थता जितनी अधिक होती है तो उसकी ध्वनि भी उतनी अधिक होती है। तो सबसे अधिक प्रत्यास्थता किस में होती है, ठोसों में। जैसे स्टील की प्रत्यास्थता सबसे अधिक होती है, इलास्टिसिटी कहलाती, और इसके बाद द्रवों में, और सबसे कम गैसों में। तो ध्वनि सबसे अधिक किस में होती, ठोसों में, फिर द्रवों में और गैसों में। तो ये भी पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप लिख सकते हैं नोट्स में कहीं पर भी। अब हम देखते हैं विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चालें क्या होती हैं। विभिन्न माध्यमों में, इससे भी एक क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल, एक साइड लिख देंगे हम माध्यम, और एक साइड लिख देंगे हम चाल इसकी, मीटर प्रति सेकंड में रहेगी ये चाल, मीटर प्रति सेकंड में। तो इसमें जैसे पूछ लेता, उसने कह दिया जो है कि अल्कोहल में
कितनी होती है इसकी चाल, ध्वनि की चाल कितनी होती है, या कार्बन डाइऑक्साइड में ध्वनि की चाल कितनी होती है, या हाइड्रोजन में ध्वनि की चाल कितनी होती, या वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है। इस तरीके से कोई क्वेश्चन अगर यदि पूछा जाए तो ये सारणी आप लोग आसानी से याद कर सकते हैं और उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ पे भी कोई दिक्कत हो आसानी से आप पूछ सकते हैं कमेंट के जरिए। सबसे पहले हम देखते हैं कि वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है। तो वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती, 332 मीटर प्रति सेकंड। वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है, 332 मीटर प्रति सेकंड। यदि पूछता हाइड्रोजन में ध्वनि की चाल कितनी होती, तो 1269 मीटर प्रति सेकंड हाइड्रोजन में ध्वनि की चाल होती। और यदि उसने पूछा कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2, कार्बन डाइऑक्साइड में ध्वनि की चाल कितनी होती, 260 मीटर प्रति सेकंड, 260 मीटर प्रति सेकंड। जैसे उसने पूछा भाप में कितनी होती, तो भाप में होती कितनी, 405 मीटर प्रति सेकंड। भाप में ध्वनि की चाल कितनी होती है, 405 मीटर प्रति सेकंड। इसके बाद हो जाएगा एल्कोहल। एल्कोहल में ध्वनि की चाल कितनी होती है, 1213 मीटर प्रति सेकंड, 1213 मीटर प्रति सेकंड। जैसे उसने कह दिया जल में ध्वनि की चाल कितनी होती है H2O में, तो H2O में कितनी होती, 1483 मीटर प्रति सेकंड। समुद्री जल में कितनी होती, समुद्री जल में ध्वनि की चाल कितनी होती, तो 1533 मीटर प्रति सेकंड। ये हो जाएगी आपकी समुद्री जल में। अब उसने कहा पारा क्या कहलाती है, Hg, मरकरी। तो मरकरी में ध्वनि की चाल कितनी होती, 1450 मीटर प्रति सेकंड होती। कांच जैसे उसने कह दिया लेड Pb, तो कांच में ध्वनि की चाल कितनी होती, 5640 मीटर प्रति सेकंड। कांच में ध्वनि की चाल कितनी होती, 5640 मीटर प्रति। एल्यूमिनियम है, जैसे एल्यूमिनियम में ध्वनि की चाल कितनी होती, Al, तो 6420 मीटर पर सेकंड। और आयरन है, जैसे लोहा, आयरन Fe कहलाता, इसमें कितनी होती, 5130 मीटर प्रति सेकंड। ये है ध्वनि की चालें। विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चालें क्या होती हैं, माध्यम ये दिए गए हैं और जो है ध्वनि में चाल ये दी गई हैं। इनको आप जो है नोट्स में लिख सकते हैं। क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है, किसी भी माध्यम से। जैसे उसने कहा वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती, 332 मीटर प्रति सेकंड। हाइड्रोजन में ध्वनि की चाल 1269 मीटर प्रति सेकंड। और उसने कहा जैसे कार्बन डाइऑक्साइड में 260 मीटर प्रति सेकंड, भाप में 405 मीटर प्रति सेकंड होती। एल्कोहल में कितनी होती, 1212 मीटर प्रति सेकंड होती। जल में कितनी होती, 1483 मीटर प्रति सेकंड होती। समुद्री जल में कितनी होती, 1533 मीटर प्रति सेकंड होती है। पारा या मरकरी में कितनी होती, इसकी पारा या मरकरी में इसकी कितनी हो जाएगी, 1450 मीटर प्रति सेकंड होती। कांच में कितनी होती, 5640 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगी। एल्यूमिनियम में 6420 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगी। आयरन में इसकी कितनी होती, 5130 मीटर प्रति सेकंड होती। ये होती साउंड में इनकी जो है वेलोसिटी, चाल कितनी। अब मैं कुछ प्रश्न लेकर आपके समक्ष आ रहा हूँ,
इसमें जो है आपको साउंड से रिलेटेड रहेंगे ये क्वेश्चन। साउंड से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स फॉलोइंग हैं। ध्वनि से संबंधित जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, यदि आप किसी भी स्टूडेंट्स को इसका आंसर आता है तो आप कमेंट के जरिए पहले से बता सकते हैं, या देखिए मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। सबसे पहला क्वेश्चन है कि ध्वनि का प्रभाव मानव के कान में कितने समय तक रहता है, यानी कितने टाइम तक हमारे साउंड का प्रभाव बना रहता है। ध्वनि का प्रभाव मानव के कान में कितने समय तक रहता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1/10 सेकेंड। 1/10 सेकेंड तक रहता है ध्वनि का प्रभाव हमारे कानों में, या अथवा जो है हम लिख सकते 0.1 सेकेंड। एक बार और देख सकते हैं, ध्वनि का प्रभाव मानव के कान में कितने समय तक रहता है, तो 1/10 सेकेंड यानी 0.1 सेकेंड तक रहता है ध्वनि का प्रभाव हमारे कानों में। दूसरा क्या है, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सोनार, जो सोनार का सिद्धांत है ये साउंड पर ही डिपेंड करता है, यानी ध्वनि के सिद्धांत पर ही काम करता है और बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है। सोनार किसके प्रयोग में लाया जाता है, तो सोनार सबसे पहले तो है क्या, सोनार का इसका फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है क्या है, सोनार का फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है क्या है। और सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है, किसके प्रयोग में लाया जाता है ये, तो सोनार किसके प्रयोग में लाया, देखो सबसे पहले सोनार के द्वारा समुद्री जहाजों, यानी जो यदि बहुत बड़े बड़े जहाज होते हैं तो समुद्र में डूब जाते हैं, समुद्र में जो है डूब जाते हैं, तो उनका पता लगाने के लिए हम जो है सोनार का उपयोग करते हैं। उसकी सतह पर वस्तुओं को पता लगाने के लिए, समुद्र की सतह पर वस्तुओं को पता लगाने के लिए जो है इसका उपयोग किया जाता है। और अंदर जैसे पनडुब्बी हैं, बड़े बड़े जहाज हैं, या जो है बहुत पहले जहाज जो है समुद्र के नीचे सतह में चले गए, तो उनका पता लगाने में जो है सोनार का उपयोग किया जाता है। इसका सबसे पहले साउंड नेविगेशन एंड रैंगिंग, सोनार का फुल फॉर्म ये लिख लेना, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये पूछा जाता कि सोनार का जो है फुल फॉर्म क्या है, तो साउंड नेविगेशन एंड रैंगिंग सोनार का फुल फॉर्म हो जाएगा। सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है नौ संचालकों द्वारा, नौ संचालकों द्वारा, यानी जो बड़े बड़े जहाज हैं उनको जो है चलाते हैं जो लोग, तो उनके द्वारा जो है पता लगाया जाता है। तो सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है किसमें, नौ संचालकों के द्वारा समुद्र की सतह पर या समुद्र के अंदर की वस्तुओं को पता लगाने के लिए सोनार का प्रयोग किया जाता है। ये तीसरा क्वेश्चन देखते, ध्वनि की इकाई क्या है, तो ये तो नॉर्मल है, डेसिबल होती। ध्वनि की इकाई क्या होती, डीबी। बहुत मोस्ट है, बहुत मोस्ट है, ये बहुत कई दफ़े पूछा गया और आता भी ये बहुत कि ध्वनि की इकाई क्या होती है, डेसिबल। ध्वनि की इकाई क्या होती है, डेसिबल, या डीबी शॉर्ट में लिख सकते हैं। चौथा क्वेश्चन है आप लोगों के समक्ष, स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप क्या कहलाता है, जो डॉक्टर होते जो हमारी धड़कन को या हृदय की स्पंदन क्षमता को नापने के लिए उपयोग करते हैं, जो डॉक्टर गले में डाले रहते हैं, तो वो कहलाता है स्टेथोस्कोप, जो हमारे हृदय की धड़कन को या प्रतिस्पंदन क्षमता को जो है नापते हैं। तो ध्वनि के किस सिद्धांत पर कार्य करता है ये स्टेथोस्कोप, ध्वनि के परावर्तन के सिद्धांत पर। वो जो है उसको परावर्तन स्वरूप हमारी जो है धड़कन सुनाई दे जाती है। तो स्टेथोस्कोप ध्वनि के किस सिद्धांत पर कार्य करता है, ध्वनि के परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। लास्ट क्वेश्चन है आपके समक्ष, ध्वनि से ही रिलेटेड है, जब सेना पुल पार करती है तो
तो सैनिकों को कदम से कदम मिलाकर ना चलने का निर्देश दिया जाता है। क्यों? ये भी बहुत मोस्ट क्वेश्चन है। जो कैप्टन होता है नौसेना का, तो यदि सेना की टुकड़ी पुल पार कर रही है तो उसका कैप्टन उन सैनिकों को मना कर देता है कि कदम से कदम जो है ताल मिलाकर नहीं चलेंगे, क्योंकि उससे जो है जो पुल के टूटने का खतरा बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि उसके जो सेना के जो सैनिक होते हैं उनकी जो है कदम और जो उस पुल की है फ्रीक्वेंसी वो लगभग बराबर होने लगती, इसलिए जो है टूटने का खतरा बढ़ जाता है। तो हम लिख सकते हैं यह सिद्धांत कहलाता अनुनाद, अनुनाद के द्वारा, अनुनाद के द्वारा जब सेना पुल पार करती है तो सैनिकों को कदम से कदम मिलाकर न चलने का निर्देश दिया जाता है। क्यों? किसके कारण? अनुनाद के कारण। अनुनाद क्या कहलाती है? यानी उसकी फ्रीक्वेंसी, पुल की फ्रीक्वेंसी और हमारे कदम तालों की फ्रीक्वेंसी का जो पैरों से उत्पन्न ध्वनि के अनुनाद के कारण पुल टूटने का खतरा बढ़ जाता है इससे। ठीक है ना, पुल टूटने का ये क्रिया कहलाती है अनुनाद। धन्यवाद। आप लोग ध्यान से पढ़िए। साउंड से रिलेटेड कोई भी समस्या है हमें कमेंट के जरिए आप लोग बता सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।